हेलो दोस्तों, कैरियर क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं फिर से आ गया हूं और मैं यहां पर पॉलिटी का क्लास लेने वाला हूं। तो कैरियर क्लासेस में जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं। क्रैश कोर्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका अप्रैल तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब चूंकि मैं जो है मेरा ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स में मैं कितना ही पढ़ाऊं या आपकी केवल प्री के लिए पढ़ाऊं। मैं जो क्रैश कोर्स करने वाला हूं, जिसको आप क्रैश कोर्स भी बोल सकते हैं या फुल कोर्स भी बोल सकते हैं, उसके तहत मैं आपको प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इंडियन पॉलिटी में। ये मेरी गारंटी है। एमपीपीएससी के लिए अगर मैं बोलूँ तो मेरी गारंटी है आपको दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कराने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी का सेकंड डे है, सेकंड पार्ट है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि पिछले वीडियो में मेरे से कुछ गलतियां हो गई थी, जो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप जाएंगे पिछले वीडियो के 1 घंटे 6 मिनट पे, तो उस पर मैंने दो बातें की हैं। पहली बात की थी, जब मैं स्टार्ट की थी तो मैंने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 24 नवंबर 1948 में मिली, मैंने ये बोला था। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अधूरा बोला, क्योंकि उससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका था कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबल हुई थी वो हुई थी नवंबर 1946 में। जो मैं बता चुका था कि कॉन्स्टिट्यूएंट हुई थी 1946 में, और वो हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। मिशन प्लान के तहत ये मैं आपको पहले बता चुका था। लेकिन इसमें जब मैंने बताया आपको कि पहली बार मिली थी, मैं आपको ये बताना मेरे दिमाग से माइंड स्किप हो गया कि ये जब थी, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने ड्राफ्ट पहली बार पेश किया था। उस टाइम पर ये पहली बार मिले थे और यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग हुई थी। फर्स्ट रीडिंग की डेट ही ऐतिहासिक मानी जाती है। उसके बाद भी कुछ रीडिंग्स हुई थी, अब जो 4 से 9 नवंबर के बीच में हुई थी। उसके बाद फिर अपन लोग आए, तो उसके बाद फिर सेकंड रीडिंग हुई, फिर थर्ड रीडिंग, जो भी जितनी भी रीडिंग हुई, और लास्ट पे हम लोगों ने जब उसको अडॉप्ट किया, वो किया था 26 नवंबर 1949 को। ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। तो इतना मेरा छोटी सी ये मिस्टेक थी, ये यहाँ पे बोलना भूल गया था। दूसरी चीज, एक चीज और बोली थी कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो टाइम लगा था, मैंने बोला था कि लगभग 2 साल लगे थे। ये मैंने बोला था कि लगभग 2 साल लगे थे। तो ये भी मेरी मिस्टेक थी, वो लगभग 3 साल उसको बोला जाएगा, और एग्जैक्ट बोला जाए तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 18 दिन लगे, इतना टाइम लगा। करेक्ट, मैंने पहले यहाँ पे 2 साल लिखा, फिर 11 महीने लिखा, फिर 18 दिन लिखा, फिर इसको मैंने एग्जैक्ट कर दिया। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बोलने में। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो मैं ऐसी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के फैक्ट गलत नहीं होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का जो अपन लोग चालू करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को मोटो बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या करेंगे, जिससे आप लोगों को एक इंडेक्स की तरह माइंड में रट जाए कि आप लोगों को क्या क्या करना है। पहला मोटो होगा फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब संघीय और एकात्मक गवर्नमेंट। फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज अपन बात करेंगे, फीचर्स के ऊपर चले जाएंगे, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बात करेंगे फीचर से पहले कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंपोजिशन क्या होंगे? कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंपोजिशन जैसे ही मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो उसके तुरंत बाद हम लोग जाएंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आप वेट कर रहे होंगे कि प्रियम्बल कब कराएंगे। प्रियम्बल में ये सब होने के बाद कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं कराया तो आप लोगों को प्रियम्बल बिल्कुल भी दिमाग में नहीं जाएगा। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को रटना है या समझना है, और अगर आपको समझना है तो ये आपके दिमाग में एक बार में घुस जाएगा। तो हम लोग फीचर्स देखेंगे, और फीचर्स के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, चाहे एफ आर की बात हो या डीपीएसपी की बात हो, जो भी है,
बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी जब मैं कंपोज़िशन बताऊँगा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको केवल मोटो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात हुई, पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो ये सब बातें मैं इसके अंदर ही कवर कर लूँगा। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले अपन फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है? ठीक है दोस्तों, आप लोगों का समय बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि बार-बार मेरा हाथ चलेगा, आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस होगा और आई थिंक टाइम भी कंज्यूमिंग होगा। तो हम लोग अगर बात करें कि सिस्टम्स जो हैं अपने सिंपल से फेडरल और यूनिटरी सिस्टम जो है हम लोगों के वर्ल्ड में कैसे बने हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर बात की जाए तो फेडरल के कुछ फीचर्स होते हैं और यूनिटरी के कुछ फीचर्स होते हैं। अपन किसको संघीय बोलेंगे और किसको यूनिटरी बोलेंगे। अब जैसा आप लोगों को इसकी बातों से ही समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि संघीय मतलब सब लोग एक साथ होंगे, सब लोग एक साथ होंगे और किसी ना किसी पर कोई ना कोई चीजें अपनी डिवाइड रहेंगी, कुछ ना कुछ पावर्स की डिवाइड रहेंगी। यूनिटरी में देखा जाए तो सिर्फ एक की चलेगी, मतलब मैक्सिमम पावर एक के पास होगी, उसके बाद उसकी मर्जी है वो किसी को पावर दे या ना दे। आप सिंपल से आप लोगों को इसके कंसेप्ट ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, जो फेडरल है जिसमें सब लोगों का संघ, पूरा का पूरा संघ मिला हुआ है, तो सब लोगों का डिसीजन इसमें लगेगा। तो अब देख लेते हैं अपन कि क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। सबसे पहली बात आप लोगों की डुअल गवर्नमेंट होगी, फेडरल में डुअल गवर्नमेंट होगी। डुअल गवर्नमेंट मतलब आपकी यूनियन के ऊपर भी एक गवर्नमेंट होगी, यूनियन के स्टेट पे भी एक गवर्नमेंट होगी और एक आपके उसके नीचे भी स्टेट के लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होगी। जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो। फेडरल की ही ये शर्त है कि अगर उसको फेडरल कब बोलेंगे, जब वो गवर्नमेंट डुअल होगी, स्टेट पर और यूनियन लेवल के ऊपर जो होगी। यूनियन पे अपनी यूनियन गवर्नमेंट, जैसे अपना इंडिया में अगर एग्जांपल देखें, मैं अभी इंडिया से आपको लिंक करके बताऊंगा, पहले मैं आपको फेडरल के बारे में बता रहा हूँ कि फेडरल की पहली शर्त यही है कि गवर्नमेंट डुअल होनी चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनरिटर्न की बात करें, रिटर्न होना चाहिए। जैसा अपना पिछले वीडियो में बात किया था कि जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोडिफाइड होता है, तो सबसे दूसरी बात अपना रिटर्न होना चाहिए। तीसरा, जो पावर होनी चाहिए डिवाइड होनी चाहिए नेशनल और रीजनल में, नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट में उसकी पावर डिवाइड होनी चाहिए कि आपकी स्टेट की क्या पावर है, आपकी यूनियन की क्या पावर है। अब तो हमारे इंडिया में तो थर्ड स्टेज भी आ गई है, पंचायती राज जिसको बोलते हैं। रीजनल की बात करेंगे तो वही बात है कि आपके रीजन्स के हिसाब से क्या उसमें डिवीजन है। चौथी बात की जाए कि आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सुप्रीम होगा। सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो सुप्रीम होगा, किसमें, फेडरल में। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा रिजिड होगा, उसको अपन को चेंज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो हमेशा रिजिड होगा। ये फेडरल की बात है, रिजिड होगा। छठवीं बात अगर बात की जाए तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर की बात करें अगर अपन, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, बाय कैमरल लेजिस्लेचर मतलब होता है कि जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दो बॉडीज आ गई, तो इन लोगों के डिसीजन से होगा, तो बाय कैमरल लेजिस्लेटिव होगा। सातवां अगर बात करें, जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, उसका कोई भी फोर्स नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पावर को एक जगह कंसोलिडेट कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है डिक्टेटरशिप जैसा माहौल हो जाएगा। तो इसके लिए सेपरेट पावर सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हमने डिवीजन ऑफ पावर कर दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया था, इन सबको करने के लिए जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपना फेडरल में डाल दिया था। तो फेडरल की क्या क्या है मेन सात आप दिमाग में रख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि गवर्नमेंट डुअल होनी चाहिए, मतलब स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, सुप्रीमेसी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं हुआ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं हुआ तो क्या होगा कि अगर मान लो तीन, जैसे मैंने आपको तीन ऑर्गन बताए थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, तो अगर उनमें से किसी भी एक के हाथ में अगर पावर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरों की नहीं सुनेंगे और उन लोगों में नहीं बनेगी। तो ये अपनी हो गई सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगली बात की जाए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो रिजिड होना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। तीसरी मतलब चेंज होगा तो मतलब टफ तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल यूएस में जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाय कैमरल लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, दो लोकसभा और राज्यसभा दो उसमें होनी चाहिए। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे इंडिया में, इसलिए मैं लोकसभा राज्यसभा बात कर रहा हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं।
ठीक है, लोअर हाउस और अपर हाउस जिसको बात करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी, हमारे इंडिया में है कि नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये संघीय है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि संघीय होने के कारण ये सब चीजें हुई हैं। क्योंकि एक बात बताइए, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो एक इंसान की बात दूसरे इंसान के दिमाग में कैसे जाएगी। संघ बना हुआ है पूरा एक, अगर किसी को देना है तो रिटर्न में दोगे तभी तो लोगों को समझ में आएगा। तो ये वाली चीज अपन ने इसमें ले ली। अब यूनिटरी की बात की जाए तो एक तो सिंगल गवर्नमेंट होगी, पहली बात। ड्यूअल गवर्नमेंट फेडरल में, इसमें सिंगल गवर्नमेंट होगी। अब मर्जी है सिंगल गवर्नमेंट की, उस गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो रीजनल को पावर देते हैं या नहीं है। सीधी सीधी बात है कि यूनियन गवर्नमेंट रीजनल को पावर देती है या नहीं देती है, वो उसकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि हो गई होगा। इसमें क्या शर्त थी कि रिटर्न होना ही चाहिए। इसमें यह है यूनिटरी में कि चाहे तो वो रिटर्न हो सकता है, चाहे वो अनरिटर्न हो सकता है। अनरिटर्न का मैंने जैसे बोल दिया था यूके का एग्जांपल देके कि यूके में अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और कहां पर था दूसरी जगह न्यूजीलैंड में। रिटर्न की बात की जाए तो फ्रांस में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूनिटरी में अपन फ्रांस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में, रिटर्न अपना अमेरिका में भी है, लेकिन अपन उसको फेडरल की बात करेंगे। ऐसे अपना चला। फिर जैसे इसमें डिवीजन ऑफ पावर दिखती थी, इसमें डिवीजन ऑफ पावर नहीं दिखने वाली। क्यों? क्योंकि यूनिटरी है, मर्जी उसकी है। डिवीजन ऑफ पावर क्यों करेगा वो किसी में, नेशनल और रीजनल में? उसकी मर्जी होगी, वो नेशनल को वो रीजनल को देगा या नहीं देगा। इसके बाद अगर चले जाए, सुप्रीम होना चाहिए किसको, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सुप्रीम होना चाहिए फेडरल में। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी शर्त नहीं है कि ये फेडरल सुप्रीम होगा या नहीं होगा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन को पता है कि बॉडी सिंगल बॉडी है, ऑब्वियसली मतलब सिंगल गवर्नमेंट है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो यूके है उसमें मैग्ना कार्टा जो आया था, तो मैग्ना कार्टा आने के बाद क्या किया था उन लोगों ने, एग्जीक्यूटिव को पावर दे रखी थी। ठीक है, अब पार्लियामेंट को पावर दे रखी थी। पार्लियामेंट को पावर देने के कारण क्या हुआ, उन लोगों को, उनने पार्लियामेंट को सुप्रीम बना दिया। और चूंकि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटर्न है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कैसे हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें अपन दोनों बातें कर रहे हैं। इसमें तो एग्जैक्ट फिक्स है कि ये चीजें होंगी ही तो ही ये फेडरल माना जाएगा। उसके बाद दूसरी बात की जाए, इसमें बोला था कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें चाहे वो रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। बात वही हुई ना कि ये अपना रिटर्न हो सकता है, अनरिटर्न हो सकता है, इसलिए रिजिड और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। बाय कैमरल की बात की थी, अपना यूके में अपना देखा होगा बाय कैमरल है, वही अपर हाउस और लोअर हाउस है। लेकिन चाइना के अंदर यूनिकैमरल चलता है, उसमें अपर हाउस लोअर हाउस वाली बात नहीं है। तो ये बाय कैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है। अगली अगर बात की जाए कि जुडिशरी इसमें इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, इंटीग्रेटेड भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हो ही हो। अब कुछ ये तो उसकी मेन जो फीचर्स थे, लेकिन थोड़े से फीचर्स अपन और डाल देते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस वगैरह जो है वो इसमें होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों है? क्योंकि इसमें जो अपनी यूनियन है वो स्ट्रांग होती है, यूनियन है वो स्ट्रांग होती है। इसमें तो सेपरेशन हो जाता है सीधा सीधा, लेकिन इसमें यूनियन स्ट्रांग होती है, उसकी मर्जी है वो कुछ भी करे। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं कभी कभी। अब जैसे हमारे, अगर मान लो अगर हमारे इमरजेंसी लग जाए तो सारी की सारी पावर अपनी यूनियन के ऊपर चली जाती है। अगली बात की जाए, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। अपने यहाँ पर जो ऑडिट मशीनरी है, अच्छा इंडिया का मैं एग्जांपल ले लिया जाए तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो नॉट ओनली इंडिया मतलब यूनियन को अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, वो स्टेट के अकाउंट को भी ऑडिट करते हैं, स्टेट के अकाउंट को भी ऑडिट करते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है। अब आप बोलेंगे कि यार हम लोगों का फेडरल है या यूनिटरी है, ये समझने के लिए मैं आपको पहले कंपोजिशन के ऊपर ले जाऊंगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कंपोजिशन क्या है। सिंपल सी बात है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कंपोजिशन क्या है। जब तक आप कंपोजिशन नहीं समझेंगे तब तक मैं आपको ये डाउट क्लियर नहीं करा पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मैं कंपोजिशन की बात करूं, मैं ये मिटालना चाह नहीं रहा हूं, चलो मैं मिटाल देता हूं, फिर उसके बाद अपन कंपोजिशन की बात करते हैं, वो मैं बाद में आपके साथ में
बताता चलूंगा कि कौन सी इसमें फेडरल की है, कौन सी इसमें यूनिटरी की, जब मैं आप लोगों को फीचर्स बताऊंगा। ये अपना हो गया कौन सा, पहला मोटो कंप्लीट, फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट। ये मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी। हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ भी लें कि फेडरल का क्या खासियत है, यूनिटरी की क्या खासियत है, तो आप लोगों को कंपोजिशन में बात करेंगे। कंपोजिशन की अगर बात करें तो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है अब सारी की सारी। अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ पूरी, अब ये हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात, चालू हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपना कंपोजिशन क्या है? पहली बात मैंने बताया था कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन रिटर्न तो है, लेकिन कुछ उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो लिखी नहीं गई है, लेकिन हम लोगों को फीलिंग, हमें पता है कि ये चीजें होती हैं। वो अनरिटन जिसको अपन बोलेंगे, अनरिटन, मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज है। और अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो उसको बोलते हैं कन्वेंशंस या एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? कन्वेंशंस या एग्रीमेंट, कुछ भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। एग्रीमेंट स्पेलिंग जो भी हो, ठीक है। एग्रीमेंट डबल हो गया, ठीक है। एग्रीमेंट ये हो गया अनरिटन, मतलब कन्वेंशन या एग्रीमेंट। तीसरी बात क्या है कि ये लिखी गई है। अब हो सकता है कि कुछ लिखी भी गई हो लेकिन उसका लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए हो। एक्सप्लेनेशन मतलब हो गया तुम्हारा कन्वेंशन, एक्सप्लेनेशन आपको हो गया इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब आपको उसका सार देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, आपको उसको समझाना पड़ेगा तब वो हो पाएगा। तो कंपोजिशन में हमने इतनी बात कर ली। अब आप जैसे समझ पा रहे हैं कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ऑब्वियस सी बात है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या हम लोग इसको अमेंड नहीं कर सकते? अमेंड मतलब हो गया कि उसके अंदर चीजें जोड़ना, घटाना या रिप्लेस करना, ठीक है। तो अब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे मैंने बताया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, उसको अपन कैसे भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, जब जरूरत होगी तब उसको अपन ढाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इवॉल्व हो रहा है। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इसमें हम इसको अमेंड तो कर सकते हैं। अमेंड का मतलब होता है किसी भी ओल्ड पार्ट को डिलीट करना, ओल्ड पार्ट को डिलीट करना, न्यू पार्ट जोड़ना, न्यू पार्ट जोड़ना, और और किसी ओल्ड वर्ड का, किसी ओल्ड वर्ड का न्यू मीन निकालना, मतलब न्यू मतलब निकालना। ये अपन तीन काम कर सकते हैं अमेंड में। ये चाहे उसका, अब ये वाली चीज अपन अमेंडमेंट कम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे मैं आपको अभी बताता हूं। ये अपन ने इतना काम किया, ठीक है। अब अनरिटर्न की अगर बात की जाए, अनरिटर्न की अगर बात की जाए तो अनरिटर्न हम लोगों ने कहां से लिया? आप जैसे पता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इट मींस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं कि हम लोगों की जो पार्लियामेंट है, हम लोगों की जो पार्लियामेंट है वो, सॉरी, पार्लियामेंट जिसको बोल रहा हूँ, हम लोगों की जो पार्लियामेंट है वो साल में 3 बार बैठक होती है उसकी। आप जैसे पता है आपको, सेशन जो होते हैं वो 3 बार होते हैं, तो 3 टाइम्स होते हैं। बट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको साल में 3 बार मिलना ही मिलना है। आप ध्यान रखना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 3 बार मिलना। हाँ, ये लिखा है कि आपको 6 मंथ में एक बार मिलना पड़ेगा, मतलब साल में 2 बार लगभग मिलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 3 बार मिलना है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो लिखी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। ऐसे अमेंडमेंट की अगर बात करें तो आर्टिकल को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अभी जीएसटी की बात करें, 101 अमेंडमेंट एक्ट, या फिर अपन बात करें सिंपल सी जो अपने ईडब्ल्यूएस जो अपना रिजर्वेशन आया है उनमें अमेंडमेंट ही तो हुआ। अभी तक आपको पता है कि 103 के समथिंग अमेंडमेंट हो चुके, 103 104 के समथिंग अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। और बिल भी काफी आ चुके हैं। तो अमेंडमेंट में कुछ अपन ने, कुछ पुरानी चीजें थी वो हटा दी और कुछ नई चीजें थी वो जोड़ दी। कुछ चीजें ऐसी थी जो हमको पता था कि ये है, लेकिन बाद में अपन ने, अब जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं,
ठीक है 42nd, जो 1976 में आया था उसमें आप लोगों को भी पता होगा कि कितना ज्यादा चेंजेस लाए गए थे, जिसके कारण हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलने लगे थे। वो बात अलग है कि बाद में आके कुछ अपन ने आर्टिकल्स हटा दिए थे, जो जो अच्छा था अपन ने वो रखा था। ये मैं केवल इसका कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि रिटर्न, अनरिटर्न और इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि जो बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, जो बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं कि है तो वो रिटर्न ही, तो उसको इंटरप्रिटेट करना है। और उसको इंटरप्रेट करने के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो अथॉरिटी जो होती है वो सुप्रीम होगी, जुडिशरी को अपन लोगों ने थोड़ी सी ब्रॉड पावर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट होगा, वो उसका इंटरप्रिटेशन करेगा कि ये बात क्या कहना चाहते हैं। सीधी सीधी बात ये है कि ये बात क्या कहना चाहते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो ओल्ड वर्ड्स हैं, ओल्ड वर्ड्स या ओल्ड आर्टिकल्स हैं, ओल्ड आर्टिकल्स हैं, उनको हम लोगों ने न्यू मीनिंग प्रोवाइड किया। और वो न्यू मीनिंग प्रोवाइड कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट। न्यू मीनिंग प्रोवाइड कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट। क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ही होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को न्यू मीनिंग प्रोवाइड करा रहा है। और जो न्यू वर्ड है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आर्टिकल 21 को ले लूं, जो सबसे ज्यादा फेमस आर्टिकल हो गया आजकल, आर्टिकल 21 को ले लूं, तो उसमें कई हर कुछ न एक दो दिन में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता रहता है। क्यों? अब जैसे अब रिसेंट के तौर पे ले लिया जाए तो राइट टू फूड, खाने का अधिकार। अब ये कोई अधिकार होता है राइट टू फूड? अब जैसे उन्होंने तो बोल दिया कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो अब वो तो ठीक है, हम तो जी रहे हैं डिग्निटी के साथ। अब उसमें भी उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि डिग्निटी का मतलब है क्या। एक तो स्वच्छ हवा लो, राइट टू फूड है। अब तो एक अच्छा मतलब फनी टाइप का मैं इसको बोलूंगा कि राइट टू स्लीप भी आ गया है, राइट टू स्लीप। इसको फनी चीजें ही बोलूंगा मैं कि भाई सोने का भी अधिकार है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई भी उठा के ले जाए, जब तक हम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया हो कोई उठा नहीं सकता है आप लोगों को सोने से भी। ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं। और आजकल नई जो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजीज में बात चलने लगी है, तो आजकल राइट टू इंटरनेट की बात चलने लगी है। राइट टू इंटरनेट मतलब इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, राइट है तुम लोगों का कि आप करो। तो इस टाइप की इनने बात की है। इंटरप्रिटेशन आपका सुप्रीम कोर्ट करता है, अनरिटर्न अपना ब्रिटिश में लिखा था, तो अपन लोगों ने ये कर दिया। मैंने एग्जांपल दे दिया कि आपकी जो पार्लियामेंट होगी वो उसके सेशन जो होंगे वो 3 टाइम्स लगेंगे। और रिटर्न की बात की जाए तो उसको अपन अमेंड वगैरह कर सकते हैं। ये अपना हो गया। इसके बाद अब मैं सीधे सीधे आगे जाऊं तो मैं नेचर पे आता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये चीजें हम लोगों ने अमेंड की है। अब मैं सीधा नेचर के ऊपर जाता हूँ, जिससे हम लोग ये बता पाएंगे क्या हम लोगों का, क्या हम लोगों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है या फिर फेडरल है। सबसे बड़ी बात, वो यूनिटरी है या फिर फेडरल है। सीधी सीधी बात है। तो यूनिटरी और फेडरल में अगर बात करें, मैं इंडिया के बेस पे बात करूंगा, मैं इंडिया के बेस पे बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि यूनिटरी की क्या खासियत है और फेडरल की क्या खासियत है। तो इंडिया के बेस पे मैं बात करूंगा, तो इंडिया के बेस में मैं बात करूं अगर, तो उन्होंने बोला था कि डुअल पॉलिटी होनी चाहिए। कौन सी डुअल पॉलिटी है? डुअल गवर्नमेंट जो भी बोल सकते हैं, डुअल पॉलिटी होनी चाहिए। ठीक है, डुअल पॉलिटी। अब ये किसकी थी? मैं अगर फेडरल की बात करूं तो, फेडरल की बात करूं तो डुअल पॉलिटी की थी, मतलब उसमें डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए। इट मींस जो गवर्नमेंट होगी वो स्टेट और अपना सेंटर और प्रोविंशियल, मतलब जैसे बताता है यूनियन एंड स्टेट। डुअल पॉलिटी की बात आ गई ना, डुअल पॉलिटी मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में पावर बटी होनी चाहिए। इट मींस इसमें किस चीज का बात आ गई? डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। क्या अपने इंडिया में नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या ये अपने इंडिया में नहीं है? हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर सीएम है और यूनियन लेवल पर पीएम है। वो बात अलग है कि अगर ज्यादातर स्टेट में अगर एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बन जाए तो उन लोगों में सेपरेशन जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेपरेशन तो है। अब उन्होंने सेपरेशन कैसे दिया? वही तीनों के तीनों लिस्ट जो थी, यूनियन लिस्ट, फेडरल लिस्ट और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और फेडरल लिस्ट, तो ये वाली बात कर दी। तो मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं
कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो रिटर्न होना चाहिए, जो मैंने बोला था फेडरल में। क्या हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है? रिटर्न है, रिटर्न हो गया। इसमें भी दो चीज अपन ने फुलफिल कर ली कि हम लोगों का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरी चीज मैं बोलूं कि अगर मैं तीसरी चीज बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, ये अपना फेडरल की बात थी कि रिजिड होना चाहिए। क्या हम लोगों का रिजिड है? अब इसमें देखना एक स्टार पॉइंट में लगा रहा हूं कि हम लोगों का रिजिट है, क्योंकि आर्टिकल 368 की अगर बात करूं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करता है, अमेंडिंग, जो मैं आर्टिकल बाद में सब क्लियर कराऊंगा आपको। आपको अभी मैं छूने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 की बात में अगर करूं तो ये बहुत टफ तरीके से होता है। इसमें 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी की बात होती है। एक वीडियो में आपको मैं स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी सबके बारे में बताऊंगा, आप बस देखते जाएं। तो स्पेशल मेजोरिटी में इसको अपन कर सकते हैं और उसमें भी अपन को वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। रिजिड है, क्या है फेडरल की बात है ना, है। अब मैं इसमें स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है, वो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, इंडिपेंडेंट कोर्ट होनी चाहिए लॉ का, इंडिपेंडेंट कोर्ट होना चाहिए। क्या है? इंडिपेंडेंट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। अब कोई भी आया सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा कुछ भी नहीं है, उसने सब बोल दिया तो बोल दिया बस। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगली बात मैं करूं, जैसे मैंने बोला था कि फेडरल में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सुप्रीम होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम होना चाहिए। क्या हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है? सुप्रीम है। मैं जैसा आपको बताया था कि सुप्रीम होना चाहिए, वो सुप्रीम है। अब कैसे कैसे सुप्रीम, अब अपन इसमें बात करें कैसे कैसे बात आई है, तो अगर अब बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटी में, मैं आर्टिकल आपको अगले वीडियो में, हो सकता है कि अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में मैं लास्ट में आपको बता दूं कौन से पार्ट हैं, कौन से आर्टिकल हैं, किस पार्ट में क्या लिखा गया है। तो अगर मैं बात करूं पार्ट आर्टिकल 1 की, पार्ट 1 में अगर आर्टिकल 1 की बात करूं तो वो यूनियन की बात करता है। आर्टिकल 1 की बात करूं तो वो बात करता है कि आप लोगों की जो स्टेट है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अब जब अपन प्रियम्बल पढ़ेंगे तब उसके बारे में अपन बात करेंगे कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, या फिर फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे उस टाइम पे अपन ये करेंगे कि स्टेट क्या है, अपन ने कैसे किया, स्टेट कैसे बनी है। तो आर्टिकल 1 में उन्होंने बात की है यूनियन ऑफ स्टेट की। पार्ट 4 और पार्ट 5 में, पार्ट 5, हाँ, पार्लियामेंट जो पार्ट 5 और पार्ट 6 रिस्पेक्टिवली की अगर मैं बात करूं, पार्ट 6 की अगर बात करूं, तो हम लोगों को जैसे बताया था मैंने कि पहले भी बोला था कि सारा का सारा कोडिफाइड है, सारा का सारा कोडिफाइड है। और इंडिया जो है उसको अपन लोगों ने यूनियन ऑफ द स्टेट के नाम पे फर्दर किया है। तो अपन ने जो पार्ट 5 में जो बात की थी, अपन ने बोल दिया था कि यूनियन है, और पार्ट 6 में बात बोल दी थी कि स्टेट है। ठीक है, दो चीजें अपन ने बोल दी, ये अपन लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब अगर ये डिफाइन कर दिया तो क्या ये वाली को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा? रिटर्न में लिखा हुआ है साफ, रिटर्न में साफ लिखा हुआ है कि ये डुअल पॉलिटी होना चाहिए या फिर डुअल गवर्नमेंट होना चाहिए, कुछ भी हो। तो हम लोगों ने ये आर्टिकल में लिखा नहीं है, पार्ट 5 में भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, यूनियन ऑफ स्टेट तो है। अब यूनियन ऑफ स्टेट इसमें यूनिटरी का तो चांसेस है, तो लेकिन पार्ट 5 में बोल दिया यूनियन भी है और पार्ट 6 में बोल दिया स्टेट भी है। तो ऑब्वियस सी बात है अपना ये पहला सेटिस्फेक्शन मिल गया, आर्टिकल में प्रूफ के साथ हो गया कि हाँ ये है, ड्यूअल पॉलिटी अपने में है। अब अगर मैं बात करूं कि जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट है, उसमें पावर कैसे से, अब मैंने दूसरी बात की थी कि डिवीजन ऑफ पावर की बात की थी कि डिवीजन ऑफ पावर है कि नहीं है, क्योंकि मैंने बात की नहीं फेडरल में है डिवीजन ऑफ पावर। अब डिवीजन ऑफ पावर कैसे है कि आर्टिकल 246
आर्टिकल 246। आप इतना दिमाग नहीं लगाएं कि आर्टिकल आपको रटना है कि ये है वो है, ये थोड़े से ऐसे आर्टिकल है वो बार बार आते जाएंगे और आपके दिमाग में घुसते जाएंगे। आर्टिकल 246 और जो और एक 7 शेड्यूल, इनकी अगर बात करूं, इनके अकॉर्डिंग इनने डिवीजन ऑफ पावर दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है। क्या आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है। आपको भी पता होगा कि आप जो आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट है जो लॉ बनाती है वो कौन कौन सी लिस्ट में बनाती है? स्टेट लिस्ट में। जो पार्लियामेंट होगी वो क्या करेगी? वो लॉ बनाएगी आपकी यूनियन लिस्ट में। ऐसे ही स्टेट जो लॉ बनाएगी वो बनाएगी आपके स्टेट लिस्ट में। और कुछ जो पावर्स है, कुछ जो लिस्ट है अपनी, कुछ पावर्स जो उसमें होंगी, उन लोगों ने बोल दिया कि हम लोग ये भी कर लेंगे, हम लोग ये भी कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट, याद रखना, कॉनकरेंट लिस्ट। अब इसमें कितने वो हैं कितने नहीं है वो मैं आपको जब मैं फीचर्स के ऊपर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितने इसमें लिस्ट में आइटम्स दिए गए हैं। टोटल इसमें पहले सबसे ज्यादा आइटम्स यूनियन में दिए हुए हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, जब मैं हो सकता है यूनिटरी कराऊंगा तभी बताऊंगा। ठीक है, तो अपना क्या पहला सेटिस्फेक्शन हो गया कि डुअल पॉलिटी भी है, डिवीजन ऑफ पावर भी है। डुअल पॉलिटी अपन को यहाँ से मिला, डिवीजन ऑफ पावर ये हो गया, इतनी बात हो गई। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन की, बात सीधी सीधी बात है, कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो इनमें कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट की बात करूं, सीधी सीधी बात है, इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट की बात करूं, आर्टिकल 368 के बारे में आपको बता चुका हूं कि अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर है। अब ऐसी कुछ कई पावर्स ऐसी हैं आर्टिकल 368 में जिसमें बताया गया है कि इसको बहुत ज्यादा टफ तरीके से किया जाता है। हर चीज की तो मैं आपको लिस्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो दी गई हैं किसको? यूनियन और स्टेट को। किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 54 और सॉरी आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162। आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162, कौन सी? आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162, ये किसमें? यूनियन और स्टेट, याद रखना, यूनियन और स्टेट। अब वो जब अपन पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 5 के अंदर यूनियन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आर्टिकल की संख्या छोटी होगी तो ये छोटी है, इसमें बड़ी होगी। मैं आपको जब बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी है, मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है कहानी की तरह, वो आपको याद हो जाएगा। तो यूनियन और स्टेट, तो इनकी जो पावर्स है छेड़छाड़ी नहीं की जा सकती जब तक आर्टिकल 368 के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। इलेक्शन ऑफिस जो है, जो अब इलेक्शन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है उस, अब इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कौन से आ गए? 54 और 55, आर्टिकल 54 और 55। ये आप लोगों को इतना दिमाग में नहीं रखना है कि भैया आर्टिकल याद कैसे होगा, जैसे नहीं होगा। जब अपन प्रेसिडेंट पे आएंगे तब अपन ये देखेंगे, जब अपन यूनियन पे आएंगे तो ये देखेंगे, जब स्टेट पे आएंगे तो ये देखेंगे, तो आपको 3-4 बार आंखों के सामने से निकल जाएगा और याद हो जाएगा। तो इस टाइप की चीजें हैं कि इनकी रिजिड है थोड़ा सा, कि इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अपना अभी क्या बात कर रहे हैं कि फेडरल है, ये अपना इंडिया जो है फेडरल है। अब मैं इसमें थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ा सा झटका दूंगा बाद में कि यार क्या हो गया, जो उल्टा सीधा क्या काम हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं, क्या ये चीजें नहीं है अपने इसमें सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट है, सब है। अब मैं बात करूं कि क्या अब आप बोल, अब एक और होता है कि सिटीजनशिप की बात करें, अगर सिटीजनशिप, तो इसमें कुछ भी हो सकती है, डुअल भी हो सकती है, डुअल भी हो सकती है, या फिर डुअल ही होती है फेडरल में। क्या हमारे यहाँ सिटीजनशिप डुअल है? क्या हमारे यहाँ सिटीजनशिप डुअल? सिटीजनशिप का मतलब होता है कि दो जगह की सिटीजनशिप। जैसे आप हिंदुस्तान के या इंडिया के एक नागरिक हैं, और अगर आपको बोल दिया कि हम तो इंडिया के नागरिक हैं, और फिर मैंने बोला कि नहीं हम तो एमपी के भी, एमपी के हैं, और क्या एमपी की आपको सिटीजनशिप अलग से मिलती है क्या? नहीं। अगर आप एमपी के हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी सिटीजनशिप की बात नहीं होती है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग चीज होती है, वो बात नहीं करते हैं। तो ड्यूअल गवर्नमेंट, अपने यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अब ये फीचर था फेडरल का, क्या अपन लोग फेडरल हुए?
इसकी बात की जाए तो अपन फेडरल हैं, लेकिन कुछ कुछ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया में अपन लोगों ने चुनी है, वो अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफी टाइम तक देख के बनाया गया। जब आपको मैं फीचर्स बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो कुछ अपनी इसमें यूनिटरी की बात आ गई है। मैं यूनिटरी की मैंने कितनी सारी आप लोगों को बात बताई थी, अब मैं उसको उसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस कराना चाहूंगा कि यूनिटरी में अपन लोगों ने कैसे फोकस किया है। ठीक है, तो यूनिटरी में अगर मैं बात करूं, सीधी सीधी यूनिटरी में अगर मैं बात करूं, तो यूनिटरी में जो आपका मैंने पहले बताया था कि जो आपका यूनियन होता है वो स्ट्रांग होता है। यूनियन जो होता है वो स्ट्रांग होता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें यूनियन स्ट्रांग कैसे हो गया। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लिस्ट जो होती थी, लिस्ट जो तैयार की थी कि स्टेट यूनियन गवर्नमेंट ने यूनियन की थी, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लिस्ट की थी, और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी, कॉन्करेंट लिस्ट थी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर जो तैयार की थी यूनियन लिस्ट, तो उसमें जितने आइटम रखे हैं ना वो 98 आइटम है प्रेजेंट। कितने आइटम है? 98, 98। और जब स्टार्टिंग में ओरिजिनली 97 हुआ करते थे, ओरिजिनली 97 हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे 98 आइटम्स है, याद रखना 98। अब उसके मुकाबले अगर मैं बात करूं किसकी, स्टेट की, केवल 59 आइटम्स है, केवल 59। 98 और 59 कितनी, मतलब कितनी कम जगह पे वो दी गई है। और सबसे बुरी बात क्या है कि इसमें तो एक आर्टिकल कम था लिस्ट में, लिस्ट में जो आइटम था वो कम था। इसमें तो जाना थे 66 थे पहले, 66। तो उसकी और भी पावर कम कर दी जा रही है। ठीक है, तो इसमें हमने पावर कम की है। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में उन्होंने कुछ सब्जेक्ट जोड़ दिए हैं, वो 52 सब्जेक्ट जोड़ दिए हैं। 52, जो ये प्रेजेंट की बात है, ये पास्ट जो मैं जो लिखा है वो पास्ट है। तो 52 जोड़ दिए गए हैं, और ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली कितने थे 47, 47। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो यूनियन है वो अपनी पावर कंट्रोल करती जा रही है कि हाँ हम लोग स्ट्रांग हो गए और ये हो गया। तो पहली बात तो अपने पास है दोनों में सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन आप पावर देखिए कितनी कम हो गई लिस्ट में। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोली यूनिटरी में, जैसे मैंने बोला था सेंटर, जो यूनियन जो हो गया इसको अपन सेंटर भी बोलते हैं, ये चीज अपना हो गया। तो अपन ने देखा कि सेंटर जो है अपना हो गया। दूसरी चीज अपन मैं बोलूं कि जो अपना स्टेट है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है होनी चाहिए। यूनिटी की जो है स्टेट है इनडिस्ट्रक्टेबल होना चाहिए, केवल नहीं होना चाहिए। वो खेल गया ना आपके दिमाग से, इंडस्ट्रेटेबल नहीं होने चाहिए। कैसे? हम लोगों के में अब इंडिया में अगर बात कर लूं मैं, सीधी सीधी बात, तो इंडिया में अपन ने यूनियन के बेस पे तो अपन ने बोल दिया कि भाई आप लोगों की जो स्टेट है वो इंडस्ट्रेटेबल नहीं है, वो इंडस्ट्रेटेबल है नहीं है इंडस्ट्रेटेबल मतलब जो चेंज ना हो। इंडिया की बात, जैसे पाकिस्तान वगैरह जो बाउंड्री है वो चेंज नहीं होती। हाँ हम लोगों ने पहले क्लेम कर रखा है, वो हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है, जम्मू कश्मीर वगैरह जो भी है, तो ये अपन लोगों का इंडस्ट्रियल। लेकिन आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोगों ने जो पार्लियामेंट है यूनिटरी बेस पे, मतलब सिंपल मेजोरिटी से ही, सिंपल मेजोरिटी से ही मैं बताऊं मेजोरिटी सिंपल कौन सी होती है बाद में। अभी सिंपल मेजोरिटी से, ऐसे तो 50% के ऊपर आपकी वोटिंग होनी चाहिए और आपका बिल पास। सिंपल मेजोरिटी से ही आप किसी भी स्टेट की बाउंड्री, नेम, टेरिटरी या फिर उसको तोड़ सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है। और आप बोले कि ये सुप्रीम हो जाएगी, तो हाँ ये छोटी सी बात है, इसमें थोड़ी सी लिमिट लगा दी है कि अब प्रेसिडेंट का आपको कंसर्न लेना ही पड़ेगा, और प्रेसिडेंट उसको आप रिस्पेक्टेड जो अपनी स्टेट है उसके पास भेजेगा कि आप लोग इस पर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर एक एग्जैक्ट टाइम के बाद उसका जवाब नहीं आता है तो पार्लियामेंट वो डिसीजन ले लेगी यूनिलेटरली, यूनिलेटरली। तो स्टेट इंडस्ट्रेटेबल नहीं है, इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है। तो अपन इंडिया के बेस पर अपन क्या बोलेंगे कि इंडिया हमारी नेचर में तो इंडिस्ट्रक्टेबल है, बट जो उसकी स्टेट्स जो हैं, अगर इसको बोलेंगे एन
इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। यूनियन तो इंडेस्ट्रक्टेबल हो गया, लेकिन जो स्टेट होगी वो डिस्ट्रक्टेबल होगी। स्टेट को अपन डिस्ट्रक्ट, स्टेट जो होगी उसको अपन डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारे पास चार चार कॉन्स्टिट्यूशन है? अब आप ये मत बोलना कि भैया जम्मू कश्मीर का तो अलग था, जम्मू कश्मीर का तो अलग था तो हमारा वो हो गया। नहीं, वो उसमें एक्सेप्टेशन था। आपने देखा था आर्टिकल 360 की बात चली थी, वो उनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे होल इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं, अब जैसे मैंने अभी बताया था, वही मैंने इस पर स्टार लगाया था, बिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने इसे पहले बताया रिजिड है, आप लोग मान गए थे हाँ रिजिड है, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत मुश्किल से बदला जा सकता है, और आप लोगों ने मान लिया। भाई कुछ चीजें ऐसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि आप लोगों की जो स्टेट है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। मतलब इंडिया जो है, यूनियन जो है, इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट होने के साथ, इनडिस्ट्रक्टेबल होने के साथ डिस्ट्रक्टेबल अपनी स्टेट हो जाएगी। तो स्टेट अपनी इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, बड़ा क्रॉस लगा है, समझ लेना, नहीं है। ये अपन लोगों ने बोल दिया। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से अपन इसको चेंज कर सकते हैं, और अगर इसको अपन चेंज कर सकते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, है। तो ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, बोथ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको अपन बोल सकते हैं कि रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ कुछ चीजें इसमें, मैक्सिमम चीजें बोल दूं तो मैं सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें, जो अपन ने इमरजेंसी की बात करें, इमरजेंसी की बात करें, ये अपना यूनिटरी में होता है। अब चूंकि हम इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, ना कि यूनिटरी और उसकी बात कर रहे हैं, कि मैंने जैसे बताया था कि जो यूनियन जो होगी वो स्ट्रांग होगी। मैंने बोला था यूनियन जो होगी स्ट्रांग होगी, और यूनियन स्ट्रांग होने से क्या होगा? यूनियन स्ट्रांग होने से क्या होगा? जो आपकी स्टेट होगी वो वीक हो जाएगी। अब अगर आपने इमरजेंसी प्रोविजंस लगा दिए, इमरजेंसी प्रोविजंस लगा दिए, जैसे आपको पता है कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं। आपकी कौन सी होती है? स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी। अब आप ये ना देखें कि आगे पीछे लिखा है कि वैसे लिखा है, ये ठीक है। अब अगर इनमें से कोई भी इमरजेंसी लग गई, आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी लग गई, मैं इमरजेंसी की बात प्रेसिडेंट कराऊंगा तब करूंगा, जब अगर ये इमरजेंसी लग गई तो ऑब्वियस सी बात है सारी पावर किस पे चली जाएगी? यूनियन के ऊपर चली जाएगी। और अब मैं बोलूं कि इनको पावर वो कैसे दे सकते हैं यूनियन को? 5 तरीके होते हैं देने के। अब मैं हर चीज का आर्टिकल नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर कोई इमरजेंसी लग गई तो होता है, अगर स्टेट खुद बोल दे तो होता है, अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो होता है। मतलब मैक्सिमम डिसीजन जो होते हैं वो अपने किसके होते हैं? यूनियन के ही होते हैं। तो अपनी क्या हो गई? अपनी फिर भी यूनियन स्ट्रांग हुई। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ हमारे इंडिया में ये है और यूनियन अपनी स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये यूनिटरी फंक्शन भी करती है। तीसरी एक और बात बोली, मैंने बोली थी सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप सिंगल है हमारे इंडिया में, हम लोग भारत के वासी हैं, ना कि कोई जाके बोल दे कि केरला के हैं, एमपी के हैं, यूपी के हैं। हम लोग कहाँ के वासी हैं? इंडियन हैं। कभी किसी ने बोला कि हम एमपीएन हैं, मध्य प्रदेशियन हैं, जो भी है, तो ये हम लोग का इंडियन है हमेशा। तो सिंगल सिटीजनशिप की बात है, ये भी अपना किसका था? यूनिटरी का ही काम था। जुडिशरी जैसे मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अपनी में क्या है? इंडिपेंडेंट तो है, इंडिपेंडेंट तो है, साथ में इंटीग्रेटेड भी है। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि सबसे ऊपर तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे आपकी क्या आ गई? सीधी सीधी हाई कोर्ट। उसके नीचे क्या आ गई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गई।
तो इंटीग्रेशन हो गया ना इनका कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये तो सेंटर की चीज अलग है, हर स्टेट की अलग है, उसके डिस्ट्रिक्ट की अलग है, तो इंटीग्रेटेड हो गया। ये चीज अपने यहाँ पर है। ऑल इंडिया सर्विस की बात करूं, क्या अपने यहाँ ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? आईएएस ऑल इंडिया सर्विस की बात करूं तो हमारे यहाँ आईएएस है। ऑब्वियस सी बात है, ऑल इंडिया सर्विस है तो वो चाहे किसी भी स्टेट में चला जाए, पावर किसकी होगी? यूनियन की होगी। तो अपन लोगों का जो थीम है, अगर यूनिटरी की बात करूं तो थीम है तो सारी की सारी जो पावर होगी एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगी, तो इसीलिए अपन लोगों ने इसकी बात की है। अब मैंने आपको बता दिया ये सब चीज है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक चीज और है, जो गवर्नर है उसका अपॉइंटमेंट ये क्या है? ये थोड़े से सबूत हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अगर आपको किसी ने बोला कि बताओ कि यूनिटरी क्यों है, तो ये कुछ सबूत है जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार बोल के कि स्टेट इंडिस्ट्रिक्टेबल नहीं है, यूनियन लिस्ट में जाना है, स्टेट लिस्ट में कम है, साथ में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। उसमें अपन ने बताया था फेडरल में केवल रिजिड है, स्टार लगाया था मैंने, तो ये हो गया। इसके बाद इमरजेंसी की बात की जाए, इमरजेंसी है, इमरजेंसी के कारण क्या हो गया? यूनियन स्ट्रांग हो गया। ऐसे ही अगर मैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करूं तो गवर्नर जब अपॉइंटमेंट होता है तो आप लोगों को पता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जो गवर्नर होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर होता है, वो सीधी सीधी उसके ये बताया गया है कि उसका कोई भी चॉइस की तो कोई प्रक्रिया नहीं रखी है। दूसरी चीज, उसको हटाने की प्रक्रिया नहीं रखी। और मालूम पड़ा जो गवर्नर है उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब खुद से फैसले लेने की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब स्टेट में बैठ के वो क्या करेगा, सीधा प्रेसिडेंट को सलाह देगा कि ये करना चाहिए, और वो डिस्क्रिशनरी पावर के तहत वो इमरजेंसी भी लगवा सकता है। मतलब स्टेट इमरजेंसी, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, दूसरी भाषा में रूल भी लगवा सकता है। तो ये चीज अपन लोगों ने थोड़ी सी इसके बारे में कर ली कि यूनिटरी है कि नहीं है। तो अपन लोग अगर अब पूरे चीज को बोला जाए कि भैया अब बताओ कि यूनिटरी है कि फेडरल है, तो कुछ फीचर्स इसमें यूनिटरी के हैं, कुछ फीचर्स इसमें फेडरल के हैं, तो दोनों तरीके की है। तो अपन इसको बोलेंगे जो इंडियन टाइप का ही सिस्टम बना हुआ है, ना कि ये यूनिटरी है ना पूरी तरीके से फेडरल है। अगर मैं ब्रॉड में बात करूं कि ये यूनिटरी है फेडरल है, तो अपन इसको एक लाइन में अपन इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये नेचर में तो फेडरल है लेकिन आत्मा से यूनिटरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर चीजों में जो यूनियन है वो स्ट्रांग हो गई है, तो उसका वो छोड़ नहीं सकता है। अब जो भी है उन्होंने रखा हुआ है कि हाँ यूनियन हमेशा स्ट्रांग रहेगी, कुछ डिसीजन जो है वो छोटे से नहीं रहेंगे। तो अगर अपन बात करें, अगली बात करेंगे सीधी अपन फीचर्स, अगर अपन बात करें सीधी फीचर्स की, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ समझाता जाऊंगा। आपको बोर्ड पे खिचड़ी दिख रही होगी वो ठीक है, लेकिन मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ आप उसको ध्यान रखें। बोर्ड पे मैं केवल आपको समझाने के लिए रखा हुआ है, और ये मैंने जो वर्ड लिखे हुए हैं वो आप अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। मैं आप स्टार्ट करूंगा फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए अगर आपको आसानी से समझना है तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, छोटी सी बात है कि स्ट्रक्चर कैसा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर पे ध्यान दे लें तो हो सकता है कि आपको वो समझने में आसानी हो। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके दो एस्पेक्ट हो गए, के दो एस्पेक्ट हो गए। एक मिनट में ये चेंज कर लूं क्योंकि इससे दिख नहीं रहा है। हाँ तो दोस्तों स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसमें फंडामेंटल है, फंडामेंटल फंडामेंटल और गवर्नेंस एस्पेक्ट, गवर्नेंस, दो एस्पेक्ट होते हैं। फंडामेंटल में अगर बात करूं तो कौन कौन सी चीजें आएंगी? फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बात किया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार, और फंडामेंटल ड्यूटीज,
आप देख पा रहे होंगे कि दोनों फंडामेंटल है, डीपीएसपी में भी टोटली फंडामेंटल अपने स्टेट के लिए हो ही गया है। अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं, एस्पेक्ट है ये दोनों, ऐसा नहीं है, एस्पेक्ट है, ये एसेंस है, ये एस्पेक्ट है। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपका फीचर्स क्या क्या है अपने गवर्नमेंट के। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक वर्टिकल किया है, एक हॉरिजॉन्टल किया है, एक हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल मतलब कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का जो सेपरेशन हुआ है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का जो सेपरेशन हुआ है, जैसे मैंने बताया था आर्टिकल 5 और आर्टिकल तो पार्ट 5 और पार्ट 6 की बात है, उसके अंदर अपन लोगों ने इसकी बात की है। ये तो हो गया अपना वर्टिकल सेपरेशन। सेपरेशन की बात करूं, पावर की, सेपरेशन ऑफ पावर, मैं भी बात करूंगा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या चल रहा है, ये फंडा ऑफ पावर। जैसे मैंने बताया था कि फेडरल में जो चीजें चल रही थी, वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल में आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, जुडिशरी ये तीन है। ये हॉरिजॉन्टल में इसका डिवीजन किया गया है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर फुल है या वाटर टाइट है, नहीं है, वो अपन अपन आगे चल के बात करेंगे। तो अब ये मैंने सिंपल सा बताया कि ये स्ट्रक्चर है हम लोगों का कि दो टाइप के एसेंस है, एक फंडामेंटल और एक अपना गवर्नेंट एस्पेक्ट। अब इसी के बेस पे, इसी थीम पे हम लोगों के सारे फीचर्स कवर होंगे कि आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है। ठीक है, अब अगर बुक्स में देखा जाए तो सबसे पहले बातें करते हैं कि ये सब लोग पढ़ते भी हैं कि यार हम लोग का लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि आप जैसे मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर्स की जो नजर होनी चाहिए वो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग से अपन बात करेंगे, तो सीधे सीधे अपन बात करें तो अब वो चीज़ तो आप सबको पता ही है, वो तो सबको सिंपल सी चीजें, तो थोड़ी सी अपन यूनिक चीजें लिखने की कोशिश करेंगे। इसको हम बोल देंगे आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे जो प्रेजेंट जो फंडामेंटल एसेंस है, मैंने जब बात की थी ना फंडामेंटल एसेंस की, तो फंडामेंटल जो एसेंस है उसमें मैंने बोला था कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, मतलब आत्मा है। याद रखना, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। अब ये बोलने की कोशिश कर रहा है स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। अब आप बोलोगे कि यार इससे होगा क्या, सीधी सीधी बात है, अगर ये फंडामेंटल चीजें दी हुई हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये इसने क्या किया है, तो आप लोगों को एक छोटी सी टर्म पता होगी, हम लोग जो भी काम करते हैं दूसरों के वेलफेयर के लिए करते हैं, तो ये वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश। अब उससे कैसे करेंगे, फंडामेंटल राइट के थ्रू, फंडामेंटल राइट के थ्रू हम लोगों ने ट्राई किया है कि सिटीजन की, नागरिक की जस्टिस, लिबर्टी, और इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। याद रखना, मैं 3 वर्ड बोल रहा हूं, बाकी एटसेट्रा भी है, लेकिन इसको दिमाग में रखना, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी इंग्लिश है, आप ये भी नहीं बोलें कि यार ये इंग्लिश में समझा रहा है, आप खुद समझ पा रहे होंगे जस्टिस का मतलब, लिबर्टी का मतलब और इक्वलिटी का मतलब। जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी को अश्योर कर रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को। अब फंडामेंटल में जब आगे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए इन चीजों की, और सब साथ में ये इन लोगों ने इनको अश्योर कर दिया। ये पहला ये अपना हो गया फीचर इसका। सब लोग बोलते हैं कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेन जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें, जो दिमाग में रखने वाली चीजें हैं, वो ये चीज होंगी। एक तो फंडामेंटल एसेंस की अपन ने बात कर ली। दूसरी बात करूं कि जो जुडिशरी है हम लोगों की, जुडिशियरी, वो इंडिपेंडेंट है, याद है आपको, इंडिपेंडेंट, जो भी मैंने बताया था कि फेडरल और पेंडेंट। अब आप बोलोगे तो आप रिपीट कर रहे हो। फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी बात करनी ही पड़ेगी। इंडिपेंडेंट हम लोगों की जुडिशरी है,
ठीक है। तीसरी फीचर क्या था, मैंने बताया था डुअल पॉलिटी है, डुअल पॉलिटी है, बताया था यूनियन और स्टेट के लेवल पर डुअल पॉलिटी है। ठीक है, अगली बात, डुअल पॉलिटी हो गया, अब इसका मतलब डुअल पॉलिटी मतलब कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। नाउ 4, फेडरल सिग्निफिकेंस को अच्छी तरीके से ये फॉलो कर रहा है। अब जैसे मैंने बताया था कि फेडरल तो पूरे तरीके से होगा नहीं, तो यूनिटरी भी है इसमें थोड़ा सा, तो ये अपने थोड़े थोड़े से क्या थे, फीचर्स थे। अब कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं, जो ये मैंने क्या बताया था, इससे रिलेटेड बता दिया था कि हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर की मैं बात करूं, सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों की पावर सेपरेट है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव, ठीक है, तीनों की पावर सेपरेटेड तो हैं, मगर वाटर टाइट नहीं है, मगर वाटर टाइट नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, एग्जाम्पल सिंपल सा बता दूं कि जो प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो किसको चुनता है, अपने जज को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनने में मदद करता है, या फिर प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, पार्लियामेंट में वोटिंग की जाती है। तो इस टाइप से अपना मैं आगे बताऊंगा, सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं, ये मेरे क्या हुआ, 4 हो गए सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड, ये 4 अपन ने बात देख ली। अब मैं सीधा सीधा आता हूं, जो बुक्स में लिखा होता है सिंपल सा, जो सब लोगों को रटा होता है, ये तो आप लोगों को केवल मैं कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा था। अब जो है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वो है, तो मैं पहली बात करूं, पहला तो लेंथीएस्ट है, मतलब लेंथ बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हाई है। क्यों है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, और शेड्यूल कितने थे, शेड्यूल थे उसमें 8, शेड्यूल थे उसमें 8। लेकिन अगर आज की बात करूं, आज की बात करूं, तो आज 470 आर्टिकल हो चुके हैं, अभी तक आज 470 आर्टिकल हो सके हैं, और अभी भी ये बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम होंगे, डिलीट होंगे, डिलीट हुए हैं, थोड़े बहुत डिलीट भी हुए हैं, लेकिन 470 आर्टिकल हुए हैं। शेड्यूल 8 है, 8 थे, अब कितने हो गए हैं, 12 शेड्यूल। पहले कितने पार्ट थे, पहले कितने पार्ट थे, ओनली 22 पार्ट थे, 22 पार्ट थे। मैं आपको ये पार्ट वगैरह सब बता दूंगा, आप तो बस ये देखते चलो कि इतने आर्टिकल लिखे हैं, इतने पार्ट, आप इसमें आई थिंक 25 हो चुके हैं, 25 पार्ट हो चुके हैं, ये हो गए 25 पार्ट। ये मैं पार्ट वगैरह आपको सब बता दूंगा कैसे होगा। आप खुद देखिए, 470 आर्टिकल अगर किसी में लिखे होंगे, 12 शेड्यूल लिखे होंगे, उसके 25 पार्ट में लिखा हुआ है, तो वो कितना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब कई लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, दूसरी अगर इसी में बात करूं, दूसरी अगर बात करूं, ये क्यों हुआ लेंथी, क्योंकि इसको वेरियस सोर्सेज से लिया गया है, वेरियस सोर्सेज से लिया गया, सोर्सेज बहुत ज्यादा थे। हम लोगों को जहां भी ठीक लगा, जहां का भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लगा कि हाँ ये चीज अच्छी है, तो हम लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो सोर्स में सबसे पहले अगर मैं बेस मानूं, तो पूरा का पूरा इनने छाप दिया है अपने 1935 के चार्टर एक्ट से, चार्टर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935, सॉरी मैं चार्टर भूल गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई एक्ट 1935 से पूरा का पूरा छाप दिया है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो ली गई थी, जैसे मैंने आपको एसेंस के बारे में बताया था, तो फंडामेंटल एसेंस जो लिया गया है, फंडामेंटल एसेंस, अब मैं इसकी भी बाद में आपको टेबल बना के बता दूंगा कि ये कहाँ से कौन सी चीजें ली गई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो आपको देखनी चाहिए। फंडामेंटल एसेंस मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। जो फंडामेंटल एसेंस जो लिया गया है एग्जांपल के तौर पे, वो लिया गया है, फंडामेंटल राइट जो लिया गया है वो लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट से, और जो डीपीएसपी लिया गया है वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, दिमाग में रखना कि फंडामेंटल राइट जो लिए गए हैं वो यूएस से लिए गए हैं और डीपीएसपी लिया गया है, आयरिस से लिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 एसेंस होंगे, ये हो गया फंडामेंटल एसेंस, दूसरा हो जाएगा आपका पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री मतलब जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट के बारे में बताया था, ये कहां से लिया गया है, सीधी सीधी बात है, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन सी जगह से। अब जैसे इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है, अब याद रखने का तरीका सबसे अच्छा हिटलर था, तो इमरजेंसी वहां से लिया गया है। मैं आपको सब आगे बताऊंगा, मैं आपको केवल अभी फीचर्स बता रहा हूँ कि ये ऐसे अपन ने अलग अलग सोर्सेज से लिया है। अब अलग अलग सोर्सेज से अब अगर आप लोगे, ऑब्वियस सी बात है वो लेंदी होगा ही होगा, ठीक है। अब जैसे अब अकेला ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं केवल यूएसए से, आयरिस से या ब्रिटेन से लिया गया, साथ में कनाडा से भी लिया गया है, यूएसएसआर से भी लिया गया, जापान तक से लिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया। अब मैं आपको सब लिस्ट में आपको आगे करके बता दूंगा। तो ये चीज अपनी ली गई है। अब ये हो गई अपनी 2 फीचर्स। साथ में अगर मैं बात करूं कि क्या आ गया, ये हो गए फीचर्स 2। काफी फीचर्स हैं, अपन एक एक से देखते चलेंगे और सारा सारा समझते चलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें टाइम दे देंगे, बाद में अपन लंबा खींच देंगे, क्योंकि अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी आपको समझाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तीसरा फीचर्स जो अभी अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड भी है प्लस फ्लेक्सिबल भी है। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, अब इसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल 368 के तहत आपका ये रिजिड हो जाता है, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें वो सिंपल मेजोरिटी के तहत आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात करूं अगली 4th, क्या ये फेडरल है, जैसे मैंने बताया था फेडरल विथ यूनियन वाइज, यूनियन यूनिटरी वाइज, सॉरी यूनिटरी वाइज, मतलब फेडरल तो है लेकिन यूनिटरी की तरफ झुक रही है। फेडरल तो है मगर यूनिटरी की तरफ झुक रही है। बायस, बायस मतलब झुकना, याद रखना, बायस मतलब झुकना। फेडरल तो है मगर यूनिटरी की तरफ झुक रही है। क्यों झुक रही है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताए थे कि जो फेडरेशन तो है, फेडरेशन जो है किस किस का डिवीजन ऑफ पावर जो अपन ने की है, इमरजेंसी के थ्रू उन लोगों ने जब भी ऐसा इमरजेंसी लगा दी जाती है, सारे की सारी पावर यूनियन पे आ जाती है। कुछ भी छोटी बहुत प्रॉब्लम होती है तो यूनियन पे आ जाती है। जो आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, लिस्ट में भी आप लोगों ने यूनियन में जाना लिस्ट आइटम्स डाल रखे हैं कि इसकी पावर इसके पास ज्यादा होगी, तो इस हिसाब से अपन लोगों ने जो समझ लिया था, तो ये आ गया फेडरल विथ यूनिटरी वाइज, ठीक है। इसके बाद में बात करूं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये 5वीं चीज हो गई, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको पार्लियामेंट का मतलब नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कर लें हिंदी में, लेकिन आप लोगों को इतना तो मैं जानता हूं कि आप लोग जानते ही हैं कि पार्लियामेंट होता क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि कई कई बार पूछ लेते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है। मैं तो बोल दिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बस हो गया आपका, सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो हो गया, और आप लोग याद कर लो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप देख रहे होंगे कि इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे मैंने फेडरलिज्म की बात शर्तें बताई थी, ऐसे इसकी भी कुछ शर्तें हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो पहली शर्त क्या होगी कि इसमें नॉमिनल, नॉमिनल या, और लगा दिया मैंने, एंड नहीं बोला है, और लगाया है, नॉमिनल या, सॉरी एंड, नॉमिनल या रियल एग्जीक्यूटिव होगा, रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, नॉमिनल या रियल एग्जीक्यूटिव होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री सिस्टम में बात कर रहा हूं, किसकी, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात, तो ये मैंने जिसपे और पर जो फोकस किया था, उसको और को हटा के, मैं इसको आपको याद कराने के लिए मैंने यहाँ पे और लिखा था, तो इसको लिखेंगे एंड। आपकी मतलब नॉमिनल भी होने चाहिए और रियल एग्जीक्यूटिव भी होनी चाहिए। मैं आपको आगे बात करूंगा कि क्या रियल है क्या नॉमिनल है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो
ये हो गया नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरी बात करूं मेजॉरिटी पार्टी रूल्स, मेजॉरिटी पार्टी रूल्स मतलब जो पार्टी जीतेगी वही राज करेगी। अब आप लोगों को भी मेरी बातों से समझ में आ रहा होगा कि ये इंडिया में है कि नहीं है, वो मैं आगे बात करूंगा। पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में आपको समझा दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे आप लोगों का एक और लेक्चर बर्बाद करूं इस चीज में। यहीं पे आप समझ लीजिए और इसी में आपको पता चल जाएगा। तीसरी चीज होता है कि जो मेंबरशिप जो होती है मिनिस्टर्स की जो मेंबरशिप होती है लेजिस्लेचर में होती है, लेजिस्लेचर में मेंबरशिप होती है मिनिस्टर की। ये हो गया लेजिस्लेचर में मेंबरशिप होती है लेजिस्लेचर की। लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, किस पे, यूनियन में। और अगर बात करें स्टेट में तो होती है चीफ मिनिस्टर की, सीएम की, किसमें, स्टेट में। ये हो गई अपनी यूनियन में। जैसे मैंने बताया आपको कि लीडरशिप पीएम की होगी यूनियन में और सीएम की होगी स्टेट में। तो ये अपनी चार चीजें हो गई। एक और चीज है जो डिसॉल्यूशन होगा लोकसभा, लोकसभा आपने अगर लोअर हाउस बोले, लोअर हाउस, अब मैं लोकसभा राज्यसभा सब में पार्लियामेंट जब कराऊंगा, आगे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 लेक्चर में आपकी पूरी पॉलिटी खत्म। तो आप ऐसा ना सोचे कि अभी इतना स्लो चल रहा है। स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये बैठे, मैं आप लोगों को टच कराना चाहता हूँ, आप लोगों को पॉलिटी से प्यार कराना चाहता हूँ कि आप लोग इससे प्यार कर लो। और ऐसा नहीं है कि चिपक के बैठ जाओ, एक बार पढ़ो और निकल लो सीधे सीधे। ठीक है, लोअर हाउस है अपने यहाँ क्या है, लोकसभा। इसका डिसॉल्यूशन होना चाहिए, डिसॉल्यूशन मतलब भंग हो जानी चाहिए कहीं किसी ना किसी टाइम पे। अब मालूम पड़ा ये चलती जैसे राज्यसभा तो भंग होती नहीं है, भंग कब होगी, जब आप लोगों की पार्टी गिर जाएगी, सीधी सीधी बात है, पार्टी गिर जाएगी। अब मैं अगर बात करूं, आपने ऐसे बोला कि यार नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हो, ये होता क्या है नॉमिनल और रियल, जो रियल एग्जीक्यूटिव है उसकी आप बात कर रहे हो, क्या होता है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन है हमारे यहाँ, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गया, सीधी सीधी बात। और अगर पीएम की बात करूं वो रियल एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक है, अब मैं जब प्रेसिडेंट की बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, वो हेड ऑफ स्टेट होता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो आप लोग आगे देखते रहें। वैसे तो हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, अपना पीएम होता है। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी रूल्स, यहाँ पे आपने देखा कि भैया जो पार्टी में मेजोरिटी आ गई वो पार्टी राज करेगी। इनकी कुछ कुछ कमियां भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लीडरशिप है पीएम की, लीडरशिप है हमारे यहाँ है, क्योंकि अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना गवर्नमेंट का, तो सारे के सारे फीचर्स हमारे यहाँ। देखो लोअर हाउस भी डिसॉल्व हो जाता है, लीडरशिप भी होती है, मेंबर्स की जो मिनिस्टर्स की जो मेंबरशिप है वो लेजिस्लेचर में है। जो ड्यूअल वाली बात है, इंटीग्रेशन वाली बात आ गई, वो सेपरेशन ऑफ पावर में अगर आगे बात हुई, अगर जैसे मैं देखूंगा कि आपके उसमें सिलेबस में है कि नहीं है, तो मैं आपको उसके बारे में टच करा दूंगा। लेकिन वो सेपरेशन ऑफ पावर एक सिंपल सा टर्म होता है, तो वो उसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ये हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोगों की पार्लियामेंट्री फॉर्म में और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म में अंतर क्या है? हम लोगों ने जो हेड जो इलेक्ट किया है, हेड है हम लोगों का, जो हेड है वो इलेक्टेड है। इलेक्टेड मतलब प्रेसिडेंट है, उसका इलेक्शन होके आ जाता है, नॉमिनल हो गया, सीधी सीधी बात, नाम का है, कोई बात नहीं है। और है तो नॉमिनल अपना ब्रिटेन में भी नाम के लिए, लेकिन वो हेरिडेटरी है ब्रिटेन में, ब्रिटेन में हेरिडेटरी है, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब उनके वंश से चले आ रहे हैं, सीधी सीधी बात है, राजा महाराजा वाली चीज है। माना कि वो बोलते हैं कि हाँ हम तो यहाँ की महारानी है, हम वो हैं, लेकिन सारी की सारी पावर जैसे मैंने आपको बता दिया था, मैग्ना कार्टा साइन होने के बाद पार्लियामेंट के पास पहुंच गई थी और वो नॉमिनल हेड बन गए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी मैंने कितने कर लिए, 5। अब पार्लियामेंट्री की बात हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब मैं अगर बात करूं अगली
5 अपन ने कर लिए हैं, और भी हैं, थोड़ी सी हो जाएगी, नहीं है, लंबा खिंच रहा है, कोई बात नहीं है, सब होगा। सिंथेसिस ऑफ द, क्योंकि अब जो क्रैश कोर्स है आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आराम से हो जाएगा, जो भी होना होगा। सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट जो है, इसको तो मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं आपको वैसे ही बता दूं कि आपको जैसे पता है कि जुडिशरी सुप्रीम है, कुछ भी अगर पार्लियामेंट कुछ गलत काम करने की कोशिश करती है, उसको एक बार जुडिशरी टोकती जरूर है। आपको जैसे पता होगा कि आजकल इसके कारण क्या हो गया है, जुडिशियल एक्टिविज्म नाम की एक टर्म आ गई है कि जुडिशरी ऑटोमेटिक एक्टिव हो गई है, और वो जुडिशियल रिव्यू भी कर देती है। अगर उसने कोई आर्टिकल पास किया हुआ है, कोई लॉ पास किया हुआ है, तो वो इसमें इंटरफेस कर सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जिस बुनियाद पर वो खड़ा हुआ है, बस वो बुनियाद नहीं हिले, तुम कुछ भी करो बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिले। अपन लोगों ने जैसे बोला था कि हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन कम से कम जो बेस है वो तो सलामत रहे। तो उसके लिए इन लोगों ने जो अपनी जुडिशरी है, इसलिए अपन ने थोड़ी सी सुप्रीमेसी दे दी है कि हाँ तुम देख लो, अब वो ऑटोमेटिक हो गई है, टाइम के साथ इवॉल्व हो गई है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उसमें स्पेशल दिया है, ट्राई तो किया था सब लोग बराबर रहे, कि एक दूसरे पर नजर रखे, चेक्स एंड बैलेंस जिसको बात करेंगे, ये इसकी चीज देखता रहे, वो उसकी चीज देखता रहे। मालूम पड़ा फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि राजीव गांधी वाला जो केस हुआ था कुछ साल पहले, जो शाहबानो केस हुआ था, उसके अंदर राजीव गांधी ने शाहबानो, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को के पक्ष में जब दिया था, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत है या सही है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक्ट ही चेंज करवा दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करवा दिया था। तो इस टाइप की चेक्स एंड बैलेंस होते रहते हैं, तो वो सब कुछ चलता है कि मालूम पड़ा कभी सुप्रीम कोर्ट ने चेक्स एंड बैलेंस कर दिया, कभी पार्लियामेंट ने कर दिया। इसके बाद आ गया अपना अगला फीचर होगा इंटीग्रेटेड, की बात करो, एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं कि जो अपनी जुडिशरी है, एक तो इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट याद होगा, और इंटीग्रेटेड मतलब हो गया कि वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे अपने डिवीजन, और आजकल तो ट्रिब्यूनल्स वगैरह सब कुछ हो गए हैं। मतलब अकेला तो काम कर नहीं पाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इसके अंदर जो है वो चलती जा रही हैं। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल एसेंस जो है इसके अंदर है, तो आप चाहो तो उसको अलग अलग उसको मान सकते हो, मैं तो सिंपल एक ही मानता हूं कि क्या है। मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं। फंडामेंटल एसेंस जो है, 7वां जो बोलूं, फंडामेंटल एसेंस है, ठीक है। फंडामेंटल एसेंस है मतलब क्या क्या चीज है इसमें, फंडामेंटल राइट है। ये क्या करता है फंडामेंटल राइट, मैं थोड़ा सा यहीं पे हिंट दे देता हूँ, क्योंकि आपको वहां पे चालू करूंगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि टच था हम लोगों के। फंडामेंटल राइट क्या करता है, सिटीजन्स को, जो इंडिया के जो लोग हैं, उनको पावर देता है कि आप लोगों का हनन ना हो। सबसे बड़ी बात, आप लोगों का हनन ना हो। तो फंडामेंटल राइट जो दिया था, तो इसके कारण इसके अंदर दिया गया है फंडामेंटल राइट कि आप लोगों का हनन ना हो। फंडामेंटल राइट देने के कारण अब प्रॉब्लम क्या आ जाती, अगर जब फंडामेंटल राइट दे देते सबको, तो क्या करते, हम लोगों की मर्जी है भैया, जीने का अधिकार हमें है, हम लोगों को पूरी फ्रीडम है, हमें बोलने का अधिकार है, कुछ भी करो तुम, कुछ भी तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो। तो इसके लिए क्या किया, इससे तो अब फंडामेंटल राइट से क्या हुआ कि जो स्टेट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। पहली बात, ये नेगेटिव होते हैं, नेचर में नेगेटिव होते हैं, क्योंकि स्टेट के ऊपर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है और स्टेट की बात चल रही है, तो वो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, तो ये नेगेटिव होते हैं, याद रखना, फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, आपको जैसे जीने का अधिकार या फिर आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया यार, आपको कोई भी पुलिस पकड़ के ले जा रही है, कुछ भी कर जा रही है, मैं आपको बताऊं फंडामेंटल राइट कौन कौन से होते हैं, वो बाद में फंडामेंटल पढ़ेंगे तब, क्योंकि अगर मैंने आपको अभी बताए तो आप बोलोगे कि यार वो तो बहुत ज्यादा ओवर हो गया ये, तो धीरे धीरे आपका बेस बनाते बनाते ये सब कुछ ले जाऊंगा। फंडामेंटल राइट नेगेटिव होता है। दूसरी चीज, अगर आपका अनंत होता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, मतलब ये जस्टिसिएबल है,
जस्टिसिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में। सीधी सीधी बात है, जस्टिसिएबल है, सीधी सीधी बात, आप डायरेक्ट जा सकते हो फंडामेंटल राइट के ऊपर। अब ये तो आप लोगों को सुप्रीम पावर हो गई, सीधी सीधी बात है, सुप्रीम पावर हो गई। तो इसको लिमिट करने के लिए हमने डीपीएसपी के बारे में बात करी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब इसमें किसको पावर मिली? स्टेट को पावर मिली कि वो आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे और स्टेट की मशीनरी को थोड़ा सा सुधार पाए। तो डीपीएसपी क्या हो गया? अब चूंकि इसको पावर मिली है, ये आपसे थोड़े से काम करने के लिए भी बोल सकता है, ड्यूटीज अलग होती है, वो काम करने के लिए, तो ये होती है पॉजिटिव, किसके लिए? स्टेट के लिए। तो ये पॉजिटिव हो गई, याद रखना ये नेगेटिव हो गई, क्यों? क्योंकि ये स्टेट को नुकसान पहुंचा रही है। ये पॉजिटिव हो गई क्योंकि ये मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये स्टेट को थोड़ा सा नीचा कर रही है, उसकी पावर थोड़ी सी लिमिट कर रही है, लेकिन ये उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ा रही है। तो ये पॉजिटिव और ये लिमिटेड, क्योंकि एक की पावर अगर बढ़ी तो दूसरे की पावर ऑब्वियस सी बात है कम होगी ही होगी, एक लेवल कम होगा ही होगा। तो डीपीएसपी पॉजिटिव हो गए। बट इसमें यह है कि डीपीएसपी का अगर हनन होता है तो ये कोर्ट नहीं जा सकते, तो मतलब ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में नॉन जस्टिसिएबल है, सीधी सीधी बात है, नॉन जस्टिसिएबल है। ये दो चीज दिमाग में रखना कि फंडामेंटल राइट नेगेटिव है और जस्टिसिएबल है, और डीपीएसपी है वो पॉजिटिव है और नॉन जस्टिसिएबल है। याद रखना ये चीज, बिल्कुल भूलना नहीं है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर हम लोग, अब जैसे फंडामेंटल राइट किसको मिल रहा है? हम लोगों को मिल रहा है। हम लोगों को अगर राइट मिल रहा है तो हम लोग कुछ भी करें। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अगर मैंने दे दिए कि भाई नहीं हम तो फैलाएंगे, कोई बात नहीं, वैसे बोला गया है कि हम लोग सोवरेन है या फिर हम लोगों का कोई भी धर्म नहीं है, जो भी है, लेकिन अगर इन लोगों ने दे दिया, सीधी सीधी बात है, दे दिया, तो हम लोग को तो स्ट्रांग हो गए और फिर अपनी जो स्टेट है वो कम कुछ नहीं कर पाएगी। तो स्टेट के लिए नेगेटिव हो गया, और स्टेट को अगर पावर मिली है तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन हम लोग डायरेक्ट जहां जा सकते हो तो ये जस्टिसिएबल है और ये नॉन जस्टिसिएबल है। ऐसे ही अगर बात की जाए, एक बात बोली थी किसी ने, ये अब ये चूंकि ये ओरिजिनल में लिखे हुए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, याद रखना ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, बट जैसा मैंने आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात मैं अभी पहले बात कर रहा था, अमेंडमेंट एक्ट जिसको अपन लोग 1976, जिसको अपन लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें उनने बात की थी कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोगों को राइट्स तो दे दिए। तो एक बात बोली जाती है कि राइट्स विदाउट ड्यूटी, राइट्स विदाउट ड्यूटी हैज नथिंग टू डू। सीधी सीधी बात है कि अगर राइट्स हैं और ड्यूटीज नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। द राइट्स विदाउट ड्यूटी हैज नथिंग, हैज नो सेंस ऑफ एनीथिंग। तो राइट तो हम लोगों ने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर दी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर दी स्टार्टिंग पे। कब की बात कर रहे थे अपन? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। अब ये तो चूंकि पावर तो दे नहीं रहे, तो ये भी अपनी नॉन जस्टिसिएबल है। क्यों है? अब जैसे ड्यूटी है आप लोगों की कि भैया इन लोगों ने बोल दिया आपको, अब चूंकि अब तो वो कानून बन गया है तिरंगे वाला, उन्होंने बोल दिया मॉन्यूमेंट की रखवाली करो, अपनी संस्कृति की रखवाली करो, उन्होंने बोल दिया ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन क्या इसके लिए वो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट घसीट के ले जाएगी गवर्नमेंट? नहीं। तो ये अपनी चीज हो गई, फंडामेंटल एसेंस की बात हो गई। मैं तीनों बात कर चुका हूँ उसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी। अब वो जब अपन जो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को ये टच करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा। सातवीं बात अगर मैं करूं, एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वयस्कों का मताधिकार, वयस्कों का मताधिकार। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जब गवर्नमेंट चुन रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन जो हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, तो उन लोगों को हम चुनते हैं। बस इसमें एक छोटा सा फैक्ट है याद रखने का कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में, कौन सा लिख रहा है, हाँ, 61st जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट जो था, मैं ये लिख रहा हूँ उसको, वैसे लिखते नहीं है,
अब इतनी स्पीड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूटिव जो 61st अमेंडमेंट एक्ट था 1988 में। अब इसको आपको पता होगा कि उस टाइम पे पीएम कौन थे? उस टाइम पे पीएम जो थे आपको पता है राजीव गांधी। राजीव गांधी, ठीक है। तो जो भी थे, अब जो थे राजीव गांधी थे। तो इससे पहले क्या होता था, जो वोटिंग की जो एज थी वो 21 थी। वोटिंग एज थी 21 थी। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको 21 से घटाकर 18 कर दी गई। याद रखना 18 कर दी गई, किसके द्वारा? राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीजें हैं, सिंपल सी बात है, इसमें ये हो गया। अब और देख लेते हैं, ये 8वां था एडल्ट फ्रेंचाइज। आप चाहो तो नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां देख लेते हैं कि क्या है। 8वां अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि यूनियन, अब हम लोगों की यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। तो उसको अगर यूनियन को स्ट्रॉन्ग करना है तो 8वीं अपन इसके अंदर बात करूं मैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी पावर्स, इसमें कुछ इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट को। और वो 3 इमरजेंसी पावर कौन कौन सी होती है? नेशनल, मैंने जैसा आपको बताया था, नेशनल जो आर्म रेबेलियन के ऊपर होती है, सीधी सीधी बात है, बाहर से अगर आक्रमण हो जाए तो हो जाता है नेशनल इमरजेंसी। ऐसे स्टेट इमरजेंसी, स्टेट की बात कर ली। ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी, मैं आपको केवल टच करा रहा हूं, जब मैं उसको कराऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 इमरजेंसी हो गई। आर्टिकल लिख देता हूं, आर्टिकल होगा 352, 356 और 350 और 360। आर्टिकल 352, 356 और 360, याद रखना ये 3 आर्टिकल है। अब इसमें एक फैक्ट है कि जो अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो कब लगती है? हम लोगों को जब पैसे की कमी आनी चालू हो जाए स्टेट को। और ये जो इमरजेंसी है वो आज तक कभी नहीं लगी, नॉट अ सिंगल टाइम। याद रखना कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी। और जो स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, इसको अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगना जिसको अपन बोलते हैं। और जैसा कि आप लोग इस बात से समझ पा रहे हैं कि आप लोग जब न्यूज में भी देखते होंगे कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया, वहां प्रेसिडेंट हो गया, इससे क्या साबित होता है कि जो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग चुका है 100 से ऊपर टाइम। 100 क्या, मैं तो 100 ही लिख रहा हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। और जो सब कुछ चल रहा था वो अपन जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि हाँ 2 या 4 बार ही नेशनल इमरजेंसी लगी है। और कुछ अमेंडमेंट भी आए थे कि क्योंकि उन लोगों ने वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की कोशिश की थी, तो बाद में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए थे। तो ये अपनी बात हो गई इमरजेंसी पावर्स की। अगली बात, जो पावर्स क्या, प्रोविजंस इसको बोल सकते हैं, प्रोविजंस। अब पावर्स भी बोलता हूँ, मैं तो पावर्स बोलता हूँ जिसको बुक्स में प्रोविजन लिखा हुआ है, वो लिख भी नहीं पा रहा। प्रोविजन, ये इमरजेंसी प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट के हाथ में है। अब अगली बात करूं, सिंगल सिटीजनशिप है। ये तो, इसको तो मैं बोलूंगा भी नहीं, बस इसको तो सीधा सीधा मैंने बता ही दिया था। सिटीजनशिप, कि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका में आप लोगों को पता है कि अमेरिका में स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और यूनियन की सिटीजनशिप अलग होती है। इंडिपेंडेंट, अब हो गया 9वां 10वां हो गया इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब आप बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन सी हो गई? आप लोगों को पता है कि जो बड़ी जो बॉडीज हैं, अपन लोगों ने बता दिया था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बॉडीज थी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, जो कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करती हैं। उनमें से कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज में आपको बता दूं, जैसे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम है?
इलेक्शन कंडक्ट कराना। अब वो इंटीग्रेटेड इलेक्शन कमीशन की बात हो गई, क्योंकि ये अपना स्टेट और यूनियन दोनों के ही इलेक्शन कंडक्ट कराता है। दूसरी बात अगर करूं मैं सीएजी की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी सी चीजें फैक्चुअल हैं और याद रखने वाली हैं। एक बार आप, चूंकि 10 बार मैं इसको बताऊंगा तो आपको याद हो ही जाएगी, वो तो मैं आपको टच करा रहा हूं इसलिए वो है। तो इलेक्शन कमीशन है और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इन दोनों का क्या, अब ये ऑडिट करता है। अब नाम से समझ में आ रहा है कि ऑडिट कर रहा है, अपने जो फाइनेंस है वो ऑडिट कर रहा है। वो किस किस बेस पे, अपना यूनियन और स्टेट दोनों पे ये अपना वो करता है। एक साथ एक चीज और है जो दूसरे जगह पे मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गांधी जी का सपना था, आप लोगों को भी पता है, गांधी जी का सपना था कि हम लोगों का गांव होगा, हम गांव में बसेंगे और फिर गांव के थ्रू जो चलता है पंचायत सिस्टम, उसके थ्रू जो होगा। तो उसी बेस पे हम लोगों ने थोड़ा सा काम किया है। हम लोगों ने 3 टायर सिस्टम किया है, 3 टायर सिस्टम। अब 3 टायर सिस्टम क्या होता है कि हम लोगों ने 3 लेवल लिए हैं। एक यूनियन है, उसके नीचे तो आ गई स्टेट्स। अब आपको पता है कि अब कितनी स्टेट्स हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, और उसके नीचे आ गई आपकी पंचायत्स एंड म्युनिसिपालिटी पार्टीज। अब पंचायत तो हो गई विलेज में, म्युनिसिपालिटी हो गई अपनी सिटीज में, अर्बन एरियाज में, इसको बोल सकते हैं अर्बन में। ठीक है, तो कितनी गवर्नमेंट हो गई, यूनियन, स्टेट और पंचायत, म्युनिसिपालिटी वगैरह। जब भी चुनाव आने वाले भी हैं अपने एमपी में, तो उसके लिए हो गया। एक बात और कर दी थी, क्योंकि 97 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो आया था, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2011 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उसने एक चीज और डिफाइन कर दी थी हमारे उसमें, ये फीचर है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 2011 रिसेंट है, याद रखना 2011 में आया था। इसके अंदर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को हम लोगों ने लीगल मान्यता दी थी। तो अब कुछ कुछ बातें फंडामेंटल राइट अपन पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखोगे कि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19, आर्टिकल पे अपना फोकस मत करें, क्योंकि मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें सारे आर्टिकल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम आर्टिकल्स आप उसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। तो आर्टिकल 19 के अंदर हम लोगों ने राइट टू फ्रीडम दे दिया था कि आप कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। दूसरी चीज, आर्टिकल 43 जो डीपीएसपी में अपन ने जो बात की थी, क्योंकि कुछ दिन बाद अपन ने जो बदल दी थी, उसमें भी हम लोगों ने प्रमोशन ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करी है। कौन सी में, 43B में। ये डीपीएसपी का वो है, ये एफआर का वो है, तो ये हो गया। इसके अंदर भी कॉर्पोरेटिव इन चीजों की बात की है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज की। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो पार्ट 9B, एक न पार्ट जोड़ दिया था हम लोगों ने, पार्ट 9B, उसके अंदर जब जोड़ा था तो उसमें भी हम लोगों ने कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज की बात की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की है। तो ये चीजें इसको, अब इसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कारण क्या हुआ, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का भी एक इसमें फीचर आ गया। तो हम लोगों ने कितनी सारी कर ली, 10 से 11 अपन ने इसके फीचर्स पढ़ लिए। तो ये फीचर्स आप दिमाग में रखें कि ये चीजें हैं, लेंथीएस्ट है, रिटर्न है, फेडरल है, अपना गवर्नमेंट प्रेसिडेंट है, इमरजेंसी पावर्स है, यूनियन जो है अपनी स्ट्रांग है। अब मैं चाहूँ तो उसको जो मैंने फंडामेंटल्स एसेंस जो था उसको मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसको करने से, क्योंकि अपन बाद में उसको एक एक तरीके से देखेंगे। हो सकता है एक दिन में अपना फंडामेंटल राइट खत्म हो और एक दिन में अपना डीपीएसपी और वो हो जाए। कई कई लोगों के होते हैं, लेकिन मैं एक दिन में करा दूंगा, आप टेंशन ना लें। अभी स्लो चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद अपन, कुछ दिन बाद जैसे अपना बेस क्लियर होगा अपन स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि मेरे को आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये टर्म का मतलब क्या है। ये अभी टर्म समझ में आ जाएंगे, अगर मैं बाद में बात करूंगा तो आपको लोग समझ में
आ जाएगा। ये हो गया, ये तो अपने फीचर्स थे। अब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी चीज के फीचर्स हैं, तारीफ हो रही है, तो उसका क्रिटिसिज्म तो होगा। 10 लोग अगर पसंद कर रहे तो एक तो बुराई करेगा, क्रिटिसिज्म। वैसे तो क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए, आप लोग मुझे भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं यूट्यूब पे कमेंट करके कि यहाँ पे कुछ अगर गलती हो जाए, जैसे मेरे पहले वीडियो में भी थोड़ी सी गलती हो गई थी फैक्ट में, तो आप कर सकते हैं, तो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आराम से। आप कोई टेंशन ना लें कि मैं क्या गलती करूँ। तो पहला क्रिटिसिज्म था कि भाई ये तो बोरोड है, सीधा सीधा टीप दिया, चोर है, सीधी सीधी बात अपनी भाषा में, कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जैसे मैंने पहले बताया था, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी, उसमें इतने सारे लोग थे, और फिर भी ये लोग क्या किया इन लोगों ने, बस 10 जगह से कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, मैं 10 जगह तो बोल रहा हूँ लेकिन और भी ज्यादा जगह से कॉन्स्टिट्यूशन उठाया और सीधा सीधा लेके टीप दिया। ये चल रहा है उनका, सीधा सीधा लेके टीप दिया, ये तो बोरोड है, सीधी सीधी बात। तो पहला तो क्रिटिसिज्म यही हो गया कि ये बोरोड है। दूसरा हो गया कि ये कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी है सीधी सीधी, किसकी, जीओआई एक्ट 1935 की। जैसे मैंने बताया था कि इसका बेस पूरा का पूरा उसी पर रखा हुआ है। बोले तुमने किया क्या, तुम लोगों ने इतना टाइम लगाया, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना तुमने टाइम लगाया, तुमने किया क्या, कार्बन कॉपी छाप दी 1935 में, तुम्हें इतना टाइम लग गया इतना सा छापने में, इतनी सी बात कर रहे हैं। मतलब कैसे, मतलब मैं भी इसमें सहमत हूँ कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन ठीक है, उस टाइम पे कंप्यूटर तो थे नहीं कि कॉपी किया पेस्ट किया, हाथों से लिखा जाता था, और सारे कैलीग्राफी वगैरह आपने देखा होगा कि प्रियम्बल कितनी अच्छी तरीके से कैलीग्राफ किया गया है, और सारा का सारा एसेंस एक प्रियम्बल में रखा गया है। अगले लेक्चर में अपन प्रियम्बल की बात करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितनी ब्यूटिफिकेशन की बात की गई है, कितनी अच्छी तरीके से, उसकी तारीफ करने लायक बात है। अब ये क्रिटिसिज्म तो की जाती है, कार्बन कॉपी है, ये है वो है, ठीक है। और टाइम तो देखिए आप 1947 की बात है, उस टाइम पे कुछ नहीं था ना, प्रिंटर विंटर जो भी था। एक बात, अन इंडियन है या एंटी इंडियन है, वो ये बोलते हैं, जो बोलने वाले हैं कि भाई इसमें इंडियन पना जैसा तो कुछ दिखा ही नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है। अब जैसे मैं अगर छोटे से एक इनकी बात करूं, हनुमंत क्या नाम है उनका, हनुमंतैया, 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 मैं नाम भूलने में थोड़ा वो हूं, हनुमंतैया। अब ये के हनुमंतैया खुद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, खुद ही, और फिर भी उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि नहीं भाई, ये तो इसमें तो इंडियन बना दिख ही नहीं रहा है, तो अन इंडियन और एंटी इंडियन हो गया। और इनने बोला, कितनी बड़ी बात थी कि आप लोगों को भी हंसी आ जाए, इनने बोला था कि हम लोगों को तो चाहिए था इंडिया का सितार, हम लोगों को चाहिए था इंडिया का सितार और बीना, लेकिन पकड़ा क्या दिया, अंग्रेजों का ड्रम और ऑर्केस्ट्रा। सीधी बात है, इनने क्या पकड़ा दिया, अंग्रेजों का ड्रम और ऑर्केस्ट्रा। इतनी बड़ी बात बोल दी, मतलब ये खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे हनुमंता, और इनने खुद बोल दिया कि हम लोगों को तो चाहिए था इंडिया का सितार और बीना, और हम लोगों को पकड़ा क्या दिया, सीधा सीधा अपना इंग्लैंड का ड्रम और ऑर्केस्ट्रा। इतनी बड़ी बात बोल दी। अगला क्रिटिसिज्म है कि ये अन गांधीयन है, सीधी सीधी बात मैं बोलूं कि गांधी जी, मैं बोलूं कि ऐसे लोगों ने भी बोला है कि इसको बोलूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो गांधी जी नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हो। सीधी सीधी बात, अगर गांधी जी ने बोला है कि ये नहीं होना चाहिए, वो स्पेशल आपको मिलेगा। जैसे अब आप देख रहे होगे कि एक जगह पावर कंसोलिडेट हो रही है, मतलब यूनियन के ऊपर कंसोलिडेट हो रही है, गांधी ने चाहे नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर चाहा था, इसलिए तो उन्होंने थ्री टायर बना दिया है, उनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देने के लिए, भैया हाँ ये हम लोगों के राष्ट्रपिता हैं, हम लोग इन लोगों को इज्जत देंगे, गांधी जी को इज्जत देंगे, इसलिए उन्होंने बोल दिया है। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें कि गांधी जी की कोई भी बात इसमें नहीं है, मैं अपनी एक शुद्ध भाषा में एक लाइन में बोलूं तो गांधी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते थे वही कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया गया है। अगला जो सबसे बुरा क्रिटिसिज्म है वो है गांधी एलिफेंट साइज, एलिफेंट साइज, मतलब इसका साइज इतना बड़ा है, इतना साइज इतना बड़ा है
कि इसको कैसे कोई दिमाग में रखेगा। अगर एक बंदे को किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ रूल समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या उसको इसका रूल समझने के लिए इतनी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेगी? जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पे 470 आर्टिकल्स हो गए। अब इतने आर्टिकल्स, हद से ज्यादा आर्टिकल्स हैं भाई, कि इतने सारे आर्टिकल्स हो गए। एलिफेंट साइज आपने बना के रख दी, इतनी बल्कि बुक बना के रख दी। हम पढ़ रहे हैं तो हमारी भी हालत खराब हो रही है। हम भी कुछ आर्टिकल्स हैं वो याद कर पाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और नहीं तो कर ही नहीं पाते। इतना बल्कि बनाने की जरूरत क्या थी? सिंपल सा बनाते, छोटा सा, बस हो जाता काम। लेकिन नहीं, सीधी सीधी बात है। अगली बात अगर मैं करूं तो ये जो अपने लॉयर्स हैं, अब चूंकि जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताया था, उसका भी एक क्रिटिसिज्म था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डोमिनेट करती है पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिशियंस और लॉयर्स को। अब चूंकि उनने बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है वो भाषा भी वो ही समझेंगे। सीधी सीधी बात है कि पूरा का पूरा जो पैराडाइज जो आ गया है वो लॉयर्स के ऊपर आ गया है, कि लॉयर्स ही सुप्रीम होंगे, वही उसको समझा पाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी इनने क्रिटिसिज्म दे दिए। अगर मैं बात करूं, अब सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, मैं चूंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 35 एक 1.5 घंटे का वीडियो बन गया है, तो मैं अगर अगली पे बात करूंगा तो मैं आपको कुछ शेड्यूल्स बता दूंगा और कहां से आप लोगों का ये लिया गया है वो मैं उसमें बता दूंगा। साथ में अपन प्रियम्बल स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। लेकिन वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और याद रखें ये क्लासेस जो हैं वो फ्री ही चलेंगी, और ये सारी की सारी ऑफलाइन बेस पे क्लासेस हैं। तो सारी की सारी आप बेफिक्र सारा का सारा आप इसका आनंद ले सकते हैं। और आप जो भी आपको क्रिटिसिज्म करना है, आपको जो तारीफ करनी है, जो भी आपको सजेशन देने हैं, वो कमेंट बॉक्स में आके दें। थैंक यू वेरी मच।